तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज बोकारो सिटी में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है बोकारो क्लब में। तो चलिए कवि सम्मेलन का दृश्य देखते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और कवि सम्मेलन का दृश्य देखते हैं। साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर नाश हो जाएगा। अब बताइए इससे ज्यादा श्रृंगार आखिर क्या हो सकता है। चार पहिए तो पा लीजिए हमने पंचर कराए। मेरी गाड़ी है हांडा सिटी वाली, तो उसका एक पहिया लगभग आता है 8-9 हज़ार रुपए का। तो 36,000 रुपए का हमारा प्रेम था और आपको मजा नहीं है, आपने तालियां कम बजाएंगे। मतलब लोन लेके हम मोहब्बत करें, क्या करें। आइए मैं व्यंग्य के बड़े कवि को आमंत्रित करता हूँ। आप लोग मुझे खूब जानते हैं, मेरी लगभग सभी कविताओं से आप लोग परिचित हैं। कुछ लोग नए पढ़ जाते होंगे, कुछ लोग नए घट जाते होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे व्यंग्यकार को आपके सामने आमंत्रित करना चाहता हूँ। स्वागत है। जिनका नाम मुकुल महान है। चाहे वो हिंदुस्तान अखबार का नक्कार खाना कॉलम हो या अन्य तमाम समाचार पत्रों के रेगुलर कॉलम्स हों, वो उसमें कॉलम लिखते हैं। चाहे वो टेलीविज़न के बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हों जो कविता के होते हैं, उसमें वो व्यंग्यकार के रूप में बुलाए जाते हैं। उनकी पुस्तक यमलोक में घोटाला उत्तर प्रदेश सरकार से 1 लाख रुपए का पुरस्कार पाई हुई पुस्तक है। वो एक बड़े बड़े कवि हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यंग्य की भाषा एक अलग भाषा होती है, श्रृंगार की भाषा एक अलग भाषा होती है, हास्य की भाषा एक अलग भाषा होती है। हास्य जो है वो एक स्विच की तरह है कि हमने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया। एक हमने हास्य की बात कही, आपने ठहाका लगाया और वो ख़त्म। श्रृंगार जो होता है वो एक दीपक की तरह जलता रहता है, उसका प्रकाश धीरे 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 आपके हृदय में प्रवेश करता है। लेकिन व्यंग्य का जो प्रकाश है, वो व्यंग्य जो है इस तरह से होता है कि एक ट्यूबलाइट जब हम जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, वो थोड़ा लप 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 करेगी, फिर फट से उजाला देती है। ये व्यंग्य जो है इस तरह से होता है, कहा कुछ जाता है, अर्थ कुछ होता है और निकलता कुछ और है। हमारे सामने राजनीति के लोग भी बैठे हुए हैं, ये लेकिन मज़ेदार आदमी है। देखिए थोड़ा दुबले हैं, अभी बीमार चल रहे थे। 15 दिन पुरानी घटना है, बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना है, झूठ आज तक बोला नहीं है। और जब सामने राजनीति के लोग बैठे हैं तो हमें क्या जरूरत बोलने। मुकुल भाई बीमार पड़ गए, मैं इनके घर गया, भाभी जी ने दरवाज़ा खोला, बोली बुखार है। हमने कहा है कहाँ? बोली छत पे लेटे, दोपहर में। 15 दिन पुरानी बात है, धूप तो तेज़ हो गई। बोले छत पे लेटे, पता नहीं बुखार में छत पे क्यों लेटे, आप सीधे छत पे ही चले जाए। बिल्कुल भगवान कसम सच्चे करना। मैं छत पे गया, देखा ये चारपाई डाले हुए धूप में लेटे हैं और ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं और आसमान में खूब सारे कौवे उड़ रहे हैं, ये उनको उड़ते हुए देख रहे हैं। हमने कहा मुकुल भाई ये क्या कर रहे हो यार, बुखार में तो धूप नुकसान करती है, तुम धूप में आके लेटे हुए हो। बोले नहीं, जो डॉक्टर ने लिखा है मैं वही कर रहा हूँ। अब बोकारो के बहुत प्यारे और मज़ेदार अच्छे श्रोताओं, इतनी बढ़िया तालियां बजा देना मुकुल महान के स्वागत में कि मुकुल महान भी याद करेंगे कि स्टील सिटी के दिलों के धड़कनों के बीच पहुँचे। इन्होंने कहा कि मैं तो वही कर रहा हूँ जो डॉक्टर ने लिखा है। हमने कहा डॉक्टर ने क्या लिखा है? तैयार हो तालियां। हमने कहा डॉक्टर ने क्या लिखा है? बोले डॉक्टर ने क्रोसिन लिखा है। डॉक्टर ने इस तरह से बात मानने वाले व्यंग्य के बड़े कवि हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। भाई जैसे हमें सर्वेश जी ने उठाया, भगवान इनको भी उठाए। अच्छा नहीं, आशा वो नहीं, माइक पर कविता पाठ के लिए एक बार अच्छी सी तालियां सर्वेश जी के लिए होनी चाहिए। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, हमेशा ही अच्छा संचालन करते हैं क्योंकि ये ज्ञानी है। अभी कल हमको ज्ञान दे रहे थे कि मुकुल भाई तुम्हें पता है कि लोहा लोहे को काटता है, पानी पानी को काटता है, नेता नेता को काटता है। इतना कहीं रहे थे कि इनको कुत्ता काट के भाग गया। तो हमारे बड़े भाई हो यार। तो ऐसी स्थितियाँ इनके साथ होती रहती हैं। बहुत अच्छे संचालक है, उससे अच्छे कवि हैं और उससे अच्छे जो है ये यशवार्थी हैं।
में राज्य मंत्री का दर्जा इन्हें मिल चुका है। पता नहीं वापस क्यों लिया गया या इन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया। मैं ये जब राज्य मंत्री हुआ करते थे तो मैंने इसके साथ ना वापस लिया गया है ना हमने इस्तीफा दिया है, अभी हम हैं। अच्छा अब कहो कल चलो उत्तर प्रदेश, तुमको पता चल जाएगा हम हैं कि नहीं। मैंने इनके साथ बहुत सारी यात्राएं करी इनकी सरकारी गाड़ी में। अब लाल बत्तियाँ तो नहीं होती हैं लेकिन पद होता है। तो मैंने देखा बहुत हंसी और खुश रहने वाले व्यक्ति हैं। सुबह बोकारो निवास में हम लोग हैं, तो ये 20 नंबर कमरे में, हम 19 नंबर कमरे में। सुबह 7 बजे हमारे कमरे में आ गए। हमने कहा, कहने लगे वो कवि सम्मेलन है। हमने कहा अभी तो सुबह का 7 बजे हैं, शाम को 7 बजे कवि सम्मेलन है। अच्छा, मैंने रवा का हलवा मंगाया हुआ था, तो हम समझ गए इन्होंने देख लिया है, उसी चक्कर में आए। तो मैंने इनको आधा हलवा जो है प्लेट में निकाल करके खाने को दिया। इन्होंने चम्मच उठाई, प्लेट उठाया, तो प्लेट उठाई, थोड़ा सा हलवा ज़मीन पे गिरा दिया। फिर प्लेट उठाई, चम्मच उठाया, थोड़ा सा हलवा ज़मीन पे गिरा दिया। तीसरी बार फिर प्लेट उठाई, चम्मच उठाया, थोड़ा सा हलवा ज़मीन पर गिरा दिया। तो मैंने टोका, मैंने कहा सर्वे जी आपको हलवा खाने के लिए दिया, आप इसे ज़मीन पर गिरा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मुकुल जी इस हलवे पर एक चींटी चल रही है, मैं उसे निकाल रहा। सच्ची घटना है। तब मैंने कहा कि भाई चींटी हलवे पर नहीं चल रही है, आपके चश्मे के फ्रेम पे चल रही है। तो होता कुछ है इनके बात और हो कुछ जाता है। चींटी इनके हलवे पे चल रही थी लेकिन इनको लगा कि चश्मे के फ्रेम पे चल रही है, आ गए। अच्छा, होता क्या है कि इनके साथ घटनाएं होते रहते हैं। ये घर में भी कभी बने रहते हैं, जबकि घर में पति बने रहना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये घर में भी पति बने रहते हैं। एक बार पत्नी से कहने लगा तुम देखने में बेवकूफ़ लगती हो, लेकिन इतना कहते ही इनको एहसास हो गया कि हम क्या कह गए। कोई पति वाला पत्नी से यह कह जाए हिंदुस्तान में, तो उनका तुम देखने में बेवकूफ़ लगती हो, फिर डर के कहने लगे लेकिन हो नहीं। अच्छा, पत्नी ने जो जवाब दिया उस पर तालियां हो। पत्नी ने कहा कि हमारे तुम्हारे में यही तो अंतर है। देखने में हो नहीं, पति ने कहा हर पति अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है यहाँ पे, और हर पत्नी अपने पति की तरफ देख रही है। अच्छा, क्या कई बार होता है ना, घर में ही हम लोगों के इम्तहान हो जाते हैं पतियों के। एक मेरा एग्ज़ाम हो गया घर में, पत्नी ने, मैं सही में शादीशुदा हूँ, देखने में छोटा लग रहा हूँ लेकिन शादीशुदा। अच्छा, तुम तो हमको देखना तो तलाकशुदा लग रहा है। भाई तलाक ही उसी की होगी जो कभी पति रहा होगा ना। तब मैं बताता हूँ, देखिए पत्नी क्या क्या पूछ पड़ती है। अचानक पत्नी की बुद्धि चकराई, मेरा सामान्य ज्ञान चेक करने पर उतर आई। मेरा सामान्य ज्ञान चेक करने पर उतर आए, बोली आप लंबी लंबी उड़ाते हैं, बताइए हिंदुस्तान में पति परमेश्वर क्यों कहे जाते हैं? हाय हाय, अच्छा देंगे। बताइए हिंदुस्तान में पति परमेश्वर क्यों कहे जाते? अच्छा, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि पति को परमेश्वर किसने कह दिया और पति ने मान भी लिया, है ना। तो बताइए पति परमेश्वर क्यों कहे जाते हैं? ये सुनकर पति बोला कि भगवान तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर और पति का गहरा नाता है। पति और परमेश्वर का गहरा नाता है क्योंकि शादी के बाद पति मुसीबत बाहुल्य क्षेत्र में पड़ा रहता है। शादी के बाद पति मुसीबत बाहुल्य क्षेत्र में पड़ा रहता है और उसे बचाने के लिए परमेश्वर जिंदगी भर पति के साथ खड़ा रहता है। इसीलिए वो पति परमेश्वर। चलिए मैं एक सीधे धीरे धीरे कविता की ओर आता हूँ। एक रात का वक्त है, रात में उल्लू जागते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सर्वे की उदाहरण है इसके। तो नहीं, इसका लंबा उदाहरण, तुम सो रहे हो क्या? तो अब उल्लू से हमें याद आया कि जैसे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, एक बार आज किस लिए कार्यक्रम हो रहा है मुझे नहीं पता, हिंदुस्तान अखबार की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है। हमारे देश में दिवस बहुत होते हैं, हैंडवाश दिवस तक होता है। एक बार पर्यावरण दिवस था, मैं सर्वे जी के यहाँ गया, हमने देखा ये घर में लगा हुआ एक पेड़ कटवा रहे हैं। हमने कहा सर्वे भाई ये पेड़ तो कटवा रहे हैं, पेड़ तो बहुत ज़रूरी है, लगाए जाने चाहिए, लगा हुआ पेड़ आप कटवा रहे हैं, दूसरे आज पर्यावरण दिवस है। तो सर्वे भाई ने कहा कि मुकुल जी इस पेड़ पर उल्लू बैठते हैं, लोग आते हैं, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इस पेड़ को कटवा देता हूँ। हमने कहा नहीं, उल्लू बैठते हैं, बैठने दीजिए, पेड़ तो है। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने पेड़ कटवा दिया। पेड़ से जो लकड़ी निकली उसका सोफ़ा बनवा लिया, सोफ़ा बनवा के ड्राइंग रूम में रखवा दिया और खुद जा कर के बैठ गए।
तब मैंने कहा कि पेड़ अपना परिवर्तन कर लेता है लेकिन उल्लू अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। सही बात है जी बोले भाई। सर्वे जी को लग रहा है कि बिल्कुल वही चिड़िया का भी बात कर रहे हैं क्या सारे, लेकिन मैं उल्लू के माध्यम से संवेदना की कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप उल्लू की कविता आज से और क्या, आप उल्लू की कविता सुनिए। और उल्लू कविता सुनने के पहले बोलते भी, ये भी सुन लीजिए। एक भारतीय उल्लू को ध्यान में रखिएगा, उल्लू भारतीय, हाँ उल्लू भारत में ही होते हैं, हाँ विदेशों में आउल होते हैं। सही बात है। एक भारतीय उल्लू को हाँ लकवा मार गया। लकवा को हिंदी में पैरालिसिस कहते हैं। हाँ सही बात। एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया, टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। हाँ। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया। 51 सेक्शन सबका हिसाब किताब लिखा रहता पाप होने का। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, काफ़ी देर तक जोड़ा घटाया, फिर यमदूतों को आवाज़ लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई, फौरन इसका लकवा हटाओ, सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुँचाओ। यमदूत बोले हुजूर लकवा तो हट जाएगा पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। सड़क बनते बनते बनेगी, पुल बनते बनते बनेगा, टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। ये सुनकर उल्लू बोला हुजूर चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। और अंतिम 2 पंक्तियाँ छिड़का की, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, पर उल्लू सीधा करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। बहुत अच्छे। अच्छा एक क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे, यह सौभाग्य बहुत कम मिलता है कि खूब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग मिले, तब मैं ये छड़िका राजनीति संबंधित जो है आपके सामने रखा। बहुत बढ़िया। व्यंग्य के बड़े कवि हैं मुगल महान। मैंने नेताओं पर बहुत लिखा, बहुत सुनाया, पर देखा सब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुनते सुनते आदि हो गए, सुनाते सुनाते आदि हो गए। सही बात। तब मैं नेताओं की पत्नियों पर लिखने लगा। अच्छा पहले तो कुछ नेता बुरा भी मान जाते थे, जब से उनकी पत्नियों पर लिखने लगे कोई नेता बुरे नहीं मानता। और बीजेपी के नेता तो खास करके बुरा नहीं मानते कि उनकी पत्नियां ही नहीं होती। अच्छा वाह 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 है ना। आप कभी भी झांक करके देख लीजिएगा इस पार्टी में, अगर 5 पत्नियां होती हैं तो 20 नेता होते हैं। अब एवरेज लगा के देख लीजिए कि एवरेज इतना खराब आता है पर पत्नी पर पति नेताओं का एवरेज इतना खराब आता है, उससे ज़्यादा एवरेज मेरा स्कूटर देती है 40, है ना। इसलिए जो है मैंने नेताओं पर लिखना बंद कर दिया। एक अंतिम छड़िका है राजनीति पर। हमने एक नेताजी से पूछा महोदय, हम एक बात समझ नहीं पाते हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए जनता से कट क्यों जाते हैं। बहुत अच्छी छड़िका है। आप चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए जनता से कट क्यों जाते हैं। नेताजी बोले कमाल है, कितना आसान सवाल है कि जब कोई व्यक्ति जनता से कटकर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, डेमोक्रेसी की यही परिभाषा है। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। आज भी यही डेफिनेशन है, आज भी यही परिभाषा, लेकिन इसमें प्रीपोजिशंस की स्पेलिंग बदल गई। सुनिएगा, प्रीपोजिशंस की स्पेलिंग बदल गई। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल में ऑफ की स्पेलिंग बदल गई, OF से OFF हो गई। हाय वाह 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 वाह। डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल में फॉर की स्पेलिंग बदल गई, FOR से FAR हो गई। हाय और डेमोक्रेसी बाय द पीपुल में बाय की स्पेलिंग बदल गई, BY से BUY हो गई। बहुत अच्छे, बना देंगे भाई, वाह 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 वाह। तो जब कोई व्यक्ति जनता से कटकर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का तथा कथित भक्त हो जाता है, तो वो दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर और चरित्र 5 भागों में विभक्त हो जाता है। 5 भागों में विभक्त हो जाता। सुनिए ये 5 भाग क्या करते हैं। 5 भागों में विभक्त हो जाता है। दिल कुर्सी में लटकता है, दिल कुर्सी में लटकता है। दिमाग कुर्सी को बचाने में भटकता है। आत्मा तिजोरी में बह जाती है। और ये काया राजनीति रूपी मेनका में किसी विश्वामित्र की तरह फंस जाती है।
वाह वाह वाह। और ये काया राजनीति रूपी मेनका में किसी विश्वामित्र की तरह फंस जाती है। अरे पांचवा तत्व चरित्र है, इसकी तो लीला ही विचित्र है, इसकी तो लीला ही विचित्र है। अंधेरा कायम रखने के लिए किसी सूरज की तरह अस्त हो जाता है और मौका देखते ही किसी आत्मघाती दस्ते की तरह हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाता है। किसी आत्मघाती दस्ते की तरह हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाता है। और हम नेता लोग अपने इन्हीं 5 तत्वों में तल्लीन रहते हैं। जनता से इसीलिए नहीं मिल पाते क्योंकि जिंदा रहते हुए भी अपने इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक अंतिम कविता, फाइनल, ये सेमीफाइनल हो गए थे। 4-5 अच्छे लोग तालियां बजा दीजिए। एक दृश्य काव्य आपके सामने रखना, 3.5 मिनट की कविता। हमारा मानना है सर, आप राजनीति से जुड़े हैं, कि देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और खाद्य पदार्थ, इन 4 चीज़ों पर मजबूत कंट्रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन कई बार इम्तहान ऐसे होते हैं प्रकृति के कि हम उस पर खड़े नहीं उतर पाते। तो मैं एक सरकारी अस्पताल की कविता सुनाता हूँ। दृश्य काव्य, हास्य और व्यंग है, आपको आनंद आएगा। बहुत अच्छी कविता है। तो खाली कविता के साथ पढ़ते चलिए। छोटा बच्चा बैठा हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहा है। और इस उम्र के बच्चे आने चाहिए कवि सम्मेलन में, यहाँ से संस्कार। एकदम। बेटियां भी बैठी हैं। बेटियां भगवान का वरदान होती हैं। शहनाई की आगाज़ की वो तान होती हैं। उस घर में लगा देती हैं खुशियों के मेले जिस घर के कोने कोने से अनजान होती हैं। वाह 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 वाह। सरकारी अस्पताल माँ से कविता शुरू प्रारंभ किया था प्रभाकर जी ने, और माँ पर आदरणीय रघुवंशी जी समाप्त करेंगे। और इसके बीच में पूरा कवि सम्मेलन माँ से लेकर के माँ तक की यात्रा, और मेरी इसी बीच में सरकारी अस्पताल की यात्रा। हम एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गए। जनरल वार्ड के बेड नंबर 4 में फिट हो गए। जनरल वार्ड के बेड नंबर 4 में फिट हो गए। हमने बेड नंबर 3 वाले से जिज्ञासा जताई, तुम यहाँ कब से एडमिट हो भाई? ये सुनकर बेड नंबर 3 वाला मुस्कुराया, बोला मैं पैदा होने के बाद डिस्चार्ज ही का हो पाया। 7 सरकारी अस्पतालों की स्थितियाँ हैं। बोला मैं पैदा होने के बाद डिस्चार्ज ही का हो पाया। हमने कहा कमाल है। वो बोला क्यों, तुम्हें पता नहीं है सरकारी अस्पताल? बोला क्यों तुम्हें पता नहीं है सरकारी अस्पताल है? इतना सुनकर मैं तो सिर्फ डर गया। लेकिन हमारी वार्तालाप सुनकर बेड नंबर 2 वाला दहशत में मर गया। लेकिन हमारी वार्तालाप सुनकर बेड नंबर 2 वाला दहशत में मर गया। अब तो हम और भी ज़्यादा भयग्रस्त हो गए। कंबल ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त हो गया। कंबल ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त हो गए। दृश्य देखिएगा कि इतने में अस्पताल का वार्ड बॉय आया, मुझे एक स्ट्रेचर पर लिटाया। मैंने कहा मित्र हमें कहाँ ले जाना है? वो बोला चुप रहो, तुम्हारा पोस्टमार्टम करवाना है। अच्छा, हाय हाय, कुछ भी हो सकता है सरकारी अस्पताल है। बोला चुप रहो, तुम्हारा पोस्टमार्टम करवाना है। मैंने उछल कर जिंदा होने का सबूत पेश किया। आजकल अगर आप जिंदा हैं तो आपको उछल कर बताना पड़ता है भैया मैं भी हूँ। मैंने उछल कर जिंदा होने का सबूत पेश किया। इस पर वार्ड बॉय ने मेरी तरफ फेस किया, बोला आदमी हो कि दरिंदा हो? सरकारी अस्पताल में अभी तक जिंदा हो? बोला आदमी हो कि जिंदा हो? सरकारी अस्पताल में अभी तक जिंदा हो? हमारी आत्मा सरकारी तंत्र में भटक रही थी। इतने में हमने देखा बेड नंबर 5 के कंबल से एक छोटी सी पूंछ लटक रही थी। अच्छा, बिल्कुल सत्य घटना है। हिंदुस्तान अखबार में निकला था एक बार 7-8 साल पहले कि बेड नंबर 5 के कंबल से एक छोटी सी पूंछ लटक रही थी। हम जिज्ञासा का एवरेस्ट चढ़ गए। अपने बेड से उतरकर बेड नंबर 5 तक बढ़ गए। हमने बेड नंबर 5 का कंबल धीमे से हटाया। अंदर लेटा हुआ कुत्ता, सर्वे से खाना सुनना नहीं, सुनना खाली अंदर लेटा हुआ कुत्ता हमें देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। अर्थपूर्ण ढंग का मतलब होता है कि दैट वाज वेरी मीनिंगफुल स्माइल कुत्ते की। हमें देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उसकी व्यंग भरी मुस्कुराहट ने हमें जता दिया कि यहाँ भी सताने आ गए। किसने पता बता दिया?
यहाँ भी बताने आ गए, किसने पता बता दिया। अब देखिए मैं बेड नंबर 5 के कंबल के अंदर झांक रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि वार्ड में मेरे पीछे क्या हो रहा है। किसने पता बता दिया। अब तो हमारी आत्मा हिचकोले खाने लगी। तभी पीछे से एक नर्स मेरे इंजेक्शन लगाने लगी। मैंने नर्स से कहा क्या कर रही है सिस्टर। नर्स बोली कुत्ते बोलते नहीं हैं मिस्टर। ये सुनकर वहाँ से भागा। नर्स बोली बच गया अभागा। बाय द वे सुई इसे ही लग जाती तो इतनी रात में अपने टॉमी के लिए दूसरा इंजेक्शन कहाँ से लाती। मैं वापस अपने बेड में धंस गया। मन बोला मुकुल महान तो यहाँ से भाग ले वरना फंस गया। मैंने ताम झाम समेटा, सड़क पर आ गया। मुझे लगा जैसे कोई नई जिंदगी पा गया। अब देखिए बिना इलाज कराए भागे तो लग रहा नई जिंदगी मिल गई। इलाज हो जाता तो अभी हमें नई जिंदगी मिल जाती। मैं सड़क पर आ गया। मैं सड़क पर खड़ा अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा था। कविता अंत की ओर जा रही। मैं सड़क पर खड़ा अपना उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा था और एक समझदार रिक्शा वाला मुझे नर्सिंग होम चलने के लिए पूछ रहा था। बहुत अच्छे। और एक रिक्शा वाला मुझे नर्सिंग होम चलने के लिए पूछ रहा था। मैंने रिक्शे वाले से कहा, प्रभाकर भाई साहब, मैंने रिक्शे वाले से कहा कि भैया सही फरमाते हो लेकिन किसे कहाँ जाना है ये बिना बताए कैसे जान जाते हो। क्योंकि हमने रिक्शे वाले से पूछा नहीं था भैया खाली हो कि नहीं खाली। अब रिक्शे वाले ने जो व्यंग कर दिया वो देखिएगा। हमने कहा बिना बताए कैसे जान जाते हो। ये सुनकर रिक्शे वाला बोला बाबूजी आपके चेहरे की दहशत बता रही है कि सवारी जिंदा बचकर सरकारी अस्पताल से आ रही है। और सरकारी अस्पताल से जिंदा बचे लोग नर्सिंग होम ही जाते हैं। अपने देश के बड़े बड़े मंत्री भी नर्सिंग होम में ही इलाज कराते हैं। मैंने रिक्शे वाले से कहा मित्र तुम्हारा कहना सही है पर देश का आम आदमी किसी मंत्री की हैसियत का नहीं है। सर्वेश भाई सुनना, देश का हर आदमी किसी मंत्री की हैसियत का नहीं है। इस देश का गरीब किस्मत की डायलिसिस पर उम्मीद के सहारे चलता है। उसे बचाने के लिए किसी भी देश की केंद्र की योजना से कभी कोई डॉक्टर नहीं उतरता। वाह बढ़िया। किस्मत की डायलिसिस पर उम्मीद के सहारे चलता है। उसे बचाने के लिए किसी भी योजना से कभी कोई डॉक्टर नहीं उतरता है। और इस देश का गरीब अपनी किस्मत का प्रायश्चित करते रहते हैं। और किसी सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में 1 रुपए के पर्चे पर चुपचाप मरते रहते हैं। तो बहुत बेहतरीन कविता प्रस्तुति हिंदुस्तान पेपर के द्वारा बोकारो में दे रहा हूँ। अभी तक जो बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे भाई डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। अरे भाई साहब बस 10 मिनट और 10 मिनट। अरे आप इतना अच्छा आप मुँह कहते थे आप जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भाभी जी आप रोको ना इनको। और क्या घर में कुछ काम करना हो तो अलग बात है। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति हिंदुस्तान अखबार के द्वारा आज बोकारो क्लब में कवि सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। तो बने रहे ब्लॉक में। कुछ लोग चलते फिरते देख रहे हैं, कुछ लोगों को नींद की बीमारी होती, चलते हैं फिर वापस बैठ जाते हैं। एक नंबर भाई साहब को बुलाना, सर्वेश अस्थाना जी को बुलाना चाहता हूँ। हमारे छोटे भाई हैं, हाथ से के बड़े हस्ताक्षर और चलिए 18-20 देशों में मुझे संख्या एग्जैक्ट नहीं मालूम है। ये अपने काव्य पाठ कर चुके हैं, हिंदी की पताका फहरा चुके हैं। लखनऊ में हमारे घर के पास इनका घर है। हास्यगंज के कवि हैं। ये सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं। अच्छा बहुत लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। कोई हार्ट के पेशेंट हैं तो वो अपना सुबह जल्दी चलते हैं। कोई डायबिटीज़ का है तो वो भी तेज चलता है। बहुत बढ़िया मॉर्निंग वॉक करते हैं। उसी में सर्वेश जी हैं। तो ये लोग सर्वेश अस्थाना जी व्यंग्य हास्य कलाकार, अच्छा चरित्र बहुत अच्छा है। तो ये सुबह मैंने कई बार इनको देखा वहाँ टहलते हुए। तो सुबह टहलते थे तो सामने से जो एक लड़की भी आती थी, कन्या आती थी, महिला आती थी, उसको नमस्ते कर देते थे। जो कि इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इसे कैरेक्टर कहते हैं। नमस्ते कर लेते थे। 6-7 दिन चला। 7वें दिन उस महिला ने कहा कि यह हमसे बिला मुझे नमस्ते करते हैं, आखिर कारण क्या है। उसको पता था एक कवि है तो उन्होंने कहा कविता में ही पूछा जाए इसे। तो अगले दिन जब सर्वेश भाई इधर से जा रहे थे, वो लड़की इधर से आ रहे थे, लड़की ने इनको रोका। इन्होंने नमस्ते की, लड़की ने रोका।
और पूछा कविता में, कन्या बोली, इसी समय तुम रोज हमें मिल जाते हो, बीजेपी के कमल शरीखे आखिर क्यों खिल जाते हो? एक कमल शरीखे आखिर क्यों खिल जाते हो? ये बोले, तुम भी बतलाओ, इसी समय क्यों आती हो और सपा की साइकिल जैसा इतना क्यों लहराती हो? वाह 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 वाह। और सपा की साइकिल जैसा इतना क्यों लहराती हो? कन्या बोली, छोड़ो मुझको, मैं तो बहन कुंवारी हूँ। ये बोले, पहचान मुझे नारायण दत्त तिवारी। वाह वाह। करेक्टर को प्रणाम करता हूँ, करेक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन जाते जाते इनको बुलाते हुए ये जरूर कहना चाहता हूँ कि संवेदना के व्यक्ति हैं। अपनी सर्च फाउंडेशन नामक एक संस्था इनकी जो कि निधि है और बेचारे बच्चों के लिए काम करती है, जो अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं। 3000 बच्चे इन्होंने गोद ले रखे हैं। एक बार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साहित्य गंधा इनका एक अखबार निकलता है, वो सिर्फ साहित्य का अखबार है, उसके वो संपादक हैं। बाकी बहुत सारी इनके में विशेषताएं हैं, तो आप जानेंगे कि कविताओं के माध्यम से। मैं उन्हें बुला रहा हूँ भाई डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी का बहुत बढ़िया प्रस्तुति। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।